सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। मेरा नाम विजय है और आप क्लास 12 की हिस्ट्री का 2023 और 24 के हिसाब से ये लेक्चर सीरीज देख रहे हैं। दोस्तों, चैप्टर का नाम इस बार हमारा है एन इंपीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये पूरी तरीके से उस ऐसे साम्राज्य के बारे में डिस्कशन करने की बात कर रहे हैं हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, जो साउथ में था। उसमें बहुत सारी डायनेस्टियों ने आके राज करा और अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल हिस्ट्री है इसकी। किस तरीके से उस टाइम पीरियड पे इन्होंने इतना अच्छा डोमिनेंस करा और इतिहास को एक ऐसी धरोहर दे के गए जो हमारे इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन पीरियड में बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे काम भी करे, जो इतिहास में आज भी हमारे लिए एक गर्व की बात है। तो विजयनगर एम्पायर, जिसे हम जीत का शहर भी बोलते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी होती है इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको पार्ट्स में लेके आएँ। तो वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट है और अगर आपने हिस्ट्री के हमारे सारे पार्ट्स देखने हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए, आप एक एक चैप्टर देख सकते हैं और सारी चीज़ों को डिटेल वाइज समझ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट पे जा सकते हैं नोट्स के लिए, और साथ में आप हमारे को इंस्टाग्राम पे ई पाठशाला पे फॉलो भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन की, वो है हमारा इस मैप से। अगर आप इस क्या कहते हैं मैप के थ्रू समझने की कोशिश करें विजयनगर एम्पायर को, तो शुरुआती समय विजयनगर एम्पायर आपको जितना बड़ा दिखाई दे रहा है उतना बड़ा था नहीं। उस टाइम पीरियड पे विजयनगर एम्पायर सिर्फ कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का स्थित एक प्लेस था, जहां पर एक वेल फर्टिलाइज्ड प्लेस जैसे बोला जाता है। विजयनगर एम्पायर की राजधानी हम्पी बोला जाता है। वहां पे आप देखेंगे कि साउथ के अंदर जिस तरीके से भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, अल्वार और नैनार्स ने पूरी तरीके से शिव और विष्णु की भक्ति को प्रमोट करा था। तो यहाँ पे शिव को विरूपक्ष के रूप में और साथ में आपको माता पार्वती को पंपा देवी के रूप में पूजा जाता था। अब इसका इतिहास पता है इनक्रेडिबल क्यों है, क्योंकि कारण ये है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा मंदिर पाए गए थे कि साउथ के जितने भी राजा थे उन्होंने अपने समय पे मंदिरों को निर्माण करने में बड़ा ही फोकस करा। अब इस चैप्टर के अंदर ये बताया हुआ है कि ये पूरा का पूरा जो विजयनगर एम्पायर है वो कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। नॉर्थ में कृष्णा नदी तक और साउथ में तो पूरा का पूरा एक्सटेंटल पेनिसुलर प्लेटू जितना भी आता है वो पूरा का पूरा आपका विजयनगर एम्पायर का ही था। शुरुआती समय में इनके फाउंडर माने जाते हैं। इनकी शुरुआत 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड में हरिहरा और बुक्का के द्वारा 1336 के अंदर हुआ था, इसलिए साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में ही बोली जाती है। अब ऐसा कहा जाता है कि हरिहर जो थे वो किसी न किसी राजा के अंडर में सामंत होंगे। सामंत बोले तो फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, और ये फ्यूडल लॉर्ड्स एक टाइम पे इतने ज़्यादा फ्री हो गए, इतने ज़्यादा स्वतंत्र हो गए कि इन्होंने अपने खुद की ही डायनेस्टी बना दी। अगर आपने हिस्ट्री बड़ी डिटेल से पढ़ी है हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज में, तो मैं जानना चाहूँगा आपके कमेंट के थ्रू आप बताने की कोशिश करिए कि जो हरिहर थे और बुक्का, दो जो भाई थे, वो किस डायनेस्टी के अंडर में मिलिट्री कमांडर थे और किस डायनेस्टी के अंडर में ये सामंतवाद थे, यानी कि नोबेलिटी क्लास के अंडर में आते थे। और ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते चले गए कि इन्होंने खुद का अपना साम्राज्य जो है इस्टेब्लिश करा और उस साम्राज्य का नाम विजयनगर एम्पायर पड़ा। अच्छा, एक और चीज़ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जाननी है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि हमारा इतिहास ये बताता है कि विजयनगर एम्पायर जो था वो इस्टेब्लिश तो 1336 के अंदर हुआ था, लेकिन विजयनगर एम्पायर पे सिर्फ एक ही डायनेस्टी ने राज नहीं करा था। संगमा डायनेस्टी ने भी राज करा, उसके बाद सुलवा डायनेस्टी ने भी राज करा, उसके बाद तुलवा डायनेस्टी ने भी राज करा, और उसके बाद अरिविदु डायनेस्टी ने भी राज करा। तो दोस्तों, ये जितनी भी डायनेस्टी थी, इन डायनेस्टी ने समय समय पे अपने राजाओं का रोल देखा और उन सभी राजाओं ने समय समय पे बैटल लड़ी, सभी राजाओं ने समय समय पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया, सभी राजाओं ने बैटल लड़ने के साथ साथ टेरिटरी को एक्सपेंड करने की शुरुआत करी, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। इतिहास का जैसे ही धीरे धीरे हम पार्ट सेगमेंट आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे हमें हर एक डायनेस्टी के बारे में डिटेल में समझ में आता रहेगा। अब क्योंकि इसकी फाउंडिंग हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में हो चुकी थी, जो ऑलरेडी 14th सेंचुरी कहा जाता है, तो उस टाइम पीरियड पे ऐसा कहा जाता है कि जब इसके हमारे रिमेन्स मिले हमें इतिहासकर्ताओं को, तो वो हम्पी शहर के रूप में मिले, और हम्पी के अंदर उस समय लोकल मदर जो थी पंपा देवी जो थी वो मानी जाती है। अब पंपा देवी के बारे में मैंने आपको बता दिया। बहुत से लोकल ट्रेडिशन में ये जो हम्पी शहर था ये उस समय वही शहर था जहाँ पे सुग्रीव और वाली की लड़ाई हुई थी, और जो आपका क्या कहते हैं किंगडम ऑफ वाली
and Sugriv mentioned in the Ramayana. Other traditions suggested that the Pampa Devi, local mother of goddess, did penance of this hall in the order of Mary Virupaksha. मतलब दो, ये हम्पी जो शहर है ना, इसकी दो मान्यताएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतिहास के लिए ये भी एक ज़रूरी पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। जब इतिहासकर्ता बताते हैं हम्पी शहर के बारे में तो ये बताया जाता है कि सुग्रीव और वाली की जब लड़ाई हुई थी, तो जब क्या कहते हैं, वाली जब पिट के आया था, तो जब किष्किंधा के जो पर्वत बताए जाते हैं वो बताए जाते हैं कि वो उस टाइम पीरियड में विजयनगर एम्पायर के पास थे और ये वहीं पे आके इन्होंने शरण ली थी। दूसरी बात ये बताया जाता है कि पंपा देवी ने उस टाइम पीरियड में बहुत कठोर तपस्या यही हम्पी शहर में आके करी थी ताकि विरूपक्ष से उनकी शादी हो सके। तो ऐसा कुछ अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से ये जगह बड़ी फेमस है। आपने लक्ष्मी के बारे में भी समझा था, आपने शिवा की वाइफ यानी कि पार्वती, लॉर्ड शिवा की वाइफ पार्वती, यहाँ पे उन्हें पंपा देवी के नाम से जाना जाता है और विरूपक्ष को शिव के रूप में यहाँ जाना जाता है। तो इसीलिए अगर हम धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से देखें तो विजयनगर एम्पायर वैसे ही फिर अपने आप में बड़ा ही रिलीजियस है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट ईयर मुझे आज भी याद है कि मैंने एक स्टूडेंट से पूछा था कि विजयनगर एम्पायर में क्या कोई व्यक्ति है जो विजयनगर एम्पायर के फॉसिल्स के आसपास रहता है। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मेल करा था, इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ोटोज़ भेजी थी और बताया था कि सर देखिए हम विजयनगर एम्पायर के आसपास ही हैं। तो अगर आप भी हैं उनमें से एक तो ज़रूर मुझे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे ज़रूर भेजिएगा। अच्छा, अब आपको तो ये अच्छी तरीके से पता ही होगा, आप इतने समझदार तो हो ही, और आपको मैंने बताया था कि इंडिया के अंदर बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी और 1857 के अंदर मंगल पांडे वाली क्रांति वाला दौर हुआ था और उसके बाद पूरी तरीके से 1858 के अंदर अंग्रेजों ने पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके पूरी तरीके से भारत में ब्रिटिश का रूल ला दिया था। तो ब्रिटिशर्स भारत के अंदर प्रॉपर तरीके से रहने लग गए थे। अब इनका मेन मकसद ये था कि इंडियंस को ये पूरी बैक साइड से जाने, समझे कि भारत के लोग किस तरीके से सोचते हैं, क्या उनकी धारणा है, क्या उनका डेवलपमेंट है, क्या उनकी विचारधाराएं हैं। इसीलिए हमारे इंडिया के अंदर उन्होंने डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स को पढ़ना शुरू करा, डिफरेंट जगहों को ढूंढना चालू करा। आपने सांची के स्तूप के बारे में भी पढ़ा था, आपने हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में समझा था, आपने मेसोपोटामिया की लिपि के बारे में समझा था, आपने 11th क्लास में मेसोपोटामिया समझा, 12th में हड़प्पा समझा, आपने अशोक की ब्राह्मणी लिपि को समझा, आपने शाक लोगों की खरोष्टी लिपि को समझा जब जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी, और भारत के बहुत सारे इतिहास को इन्होंने ढूंढने की शुरुआत करी। उनमें से ये इतिहास भी अगर आप देखें तो कर्नल कॉलन मैकेंजी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सांची के स्तूप के ऊपर रिपोर्ट तो बनाई थी पर पब्लिश नहीं करी थी। लेकिन कर्नल कॉलन मैकेंजी पहले व्यक्ति थे जो सन 1800 के अंदर हम्पी शहर को लोगों की निगाहों में लेके आए थे। तो विजयनगर एम्पायर एक ऐसा शहर था जो सबसे पहले कर्नल कॉलन मैकेंजी के द्वारा भारत में दिखाया गया, लाया गया। इससे पहले लोगों को पता नहीं था कि विजयनगर एम्पायर एक ऐसा एम्पायर है जहाँ पे बहुत सारी डायनेस्टी के लोग आए थे, बहुत सारे लोगों ने विकास किया था वगैरह वगैरह, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कर्नल कॉलन मैकेंजी जो है इन्होंने इतिहास में एक अहम रोल निभाया। 1856 के अंदर सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर्स बननी चालू हुई, उसके बाद इसको डिटेल में पढ़ा गया, देन उसके बाद इसके ऊपर मैपिंग और प्लॉटिंग करी जाने लगी, विच इज़ ऑल्सो मैंशन इन योर NCERT, ताकि किसी भी शहर को, किसी भी जगह को अगर खोदा जा रहा है तो उसी तरीके से खोदा जाए जिस तरीके से वो है, और इस तरीके से धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता चला गया। अब यहाँ पे 1836 तक आते आते एमपी शहर जो था वहाँ पे बहुत सारे मंदिरों को ढूंढा गया और बहुत सारे पंपा देवी की श्राइन्स को भी ढूंढा गया। वो इसी वजह से क्योंकि जब इतिहासकर्ताओं को इसके बारे में समझ में आने लग गया तो धीरे धीरे करते यहाँ पे ये देखा जाने लग गया कि विजयनगर एम्पायर के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं। तो विरूपक्ष के मंदिर हैं, उसके बाद बहुत सारी पंपा देवी की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इतिहासकर्ताओं के लिए इम्पोर्टेंट बनती चली गई। इवन इतिहासकर्ताओं ने हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी गई इन शहरों के बारे में, इन मंदिरों के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा करी। जैसे उन्होंने उस टाइम पे फॉरेन ट्रैवलर्स कोई आए होंगे भारत के अंदर जिन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा, जैसे कि क्या कहते हैं आपका इब्न बतूता के बारे में आपने पढ़ा था, फ्रांसो बर्नियर के बारे में पढ़ा था आपने अब्दुल रज़ाक के बारे में पढ़ा, आपने डोमिंगो पीस के बारे में पढ़ा। इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर आएंगे जो NCERT में मेंशन है और उनके द्वारा लिखी हुई चीज़ों से भी हमें अंदाज़ा लगा कि विजयनगर एम्पायर के बारे में इन्होंने कुछ ना कुछ लिखा होगा, क्योंकि ये एम्पायर 1336 से स्टार्ट हुआ और लास्ट 1565 तक रहा। तो 200 सालों के अंदर कोई ना कोई ट्रैवलर्स बाहर का ज़रूर आया होगा जिन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा। और
हिस्ट्री के अंदर जो जब ब्रिटिशर्स इसके बारे में पढ़ रहे थे तो उन्होंने इनके इतिहास को उठाया और फिर एनसीईआरटी में उस तरीके से पब्लिश करा। उसके बाद इन लोगों ने तेलुगु, कन्नड़गा, तमिल और संस्कृत में भी विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड चीज़ों को देखा। जैसे विजयनगर एम्पायर के अंदर एक राजा थे जिन्हें हम कृष्णदेव राय बोलते हैं। वो कृष्णदेव राय किस तरीके से अपने पूरे शासन काल के अंदर उन्होंने एक बुक लिखी थी, वो हमारे इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पूरे विजयनगर एम्पायर के बारे में बताती भी है, तो इसीलिए वो भी ज़रूरी थी। तो इतिहासकर्ताओं ने कई दर्जनों शिलालेख, कई सारे लिटरेचर्स, कई सारे सबूत, ये सारे इकट्ठा करे और उसके बाद विजयनगर एम्पायर के बारे में बताया। अब आते हैं कॉलन मैकेंजी के बारे में। कॉलन मैकेंजी कौन थे? जन्म उनका 1754 में हुआ था। वो एक इंजीनियर थे, सर्वे करने वाले व्यक्ति थे, कार्टोग्राफर यानी कि मानचित्र बनाने बड़े फेमस थे। 1815 में उन्होंने सबसे पहले सर्वे जनरल की पोस्ट ली। 1821 में उनकी भारत के अंदर मृत्यु हो गई और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट जो एनसीईआरटी बताती है वो ये बताती है कि उन्होंने 1825 के अंदर रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड, इसके अंदर जितना भी कुछ था इकट्ठा करके इन्होंने वहाँ की जगहों पे इसको पहुँचाने की कोशिश करी। इवन इनके कंट्रीब्यूशन के अंदर एक और चीज़ है, वो चीज़ थी जू से रिलेटेड। आई थिंक यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन आप ढूंढेगा, इन्होंने जू की स्टैब्लिशमेंट भी करी थी, जो आई थिंक मैंने इसमें मैप में नहीं ली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपने क्या समझा? आपने समझ लिया कि विजयनगर एम्पायर जो था हरिहर बुक्का के द्वारा सबसे पहले स्टैब्लिश करा गया था और नॉर्दर्न फ्रंटियर के अंदर विजयनगर एम्पायर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसी टाइम पीरियड पर भी जब विजयनगर एम्पायर चल रहा था तो कॉन्टेम्पररी टाइम पीरियड पे उस समय उड़ीसा के अंदर गजपति भी थे और नॉर्थ के अपर साइड में उस समय सुल्तान, ये बीजापुर आपको जगह दिखाई दे रही है, इस समय सुल्तान जो थे गोलकोंडा के सुल्तान, यहाँ पे वरगल के सुल्तान, यहाँ पे सब जगह सुल्तानों का कब्जा था। और इसी वजह से फर्टिलाइज लैंड होने की वजह से विजयनगर एम्पायर का आपस में एक दूसरे से झगड़ा होता रहता था। तो ये दक्कन के सुल्तान आपको दिख रहे हैं, अहमदाबाद नगर, बीजापुर, गोलकोंडा, विदर्भ, इधर के प्लेस पे रहते थे कौन थे? वो रहते थे आपके सुल्तान। और इधर की प्लेस पे अगर आप देखें तो गजपति रहा करते थे। तो इनसे का 36 का आंकड़ा हमेशा होता रहता था, बैटल होती रहती थी। अब बैटल में कौन कैसे जीता, कौन कैसे लड़ता था, वो हम समय के साथ साथ आगे पढ़ेंगे। अब विजयनगर एम्पायर इतना स्ट्रांग क्यों था? कारण बस इतना सा है कि वहाँ पे चोला डायनेस्टी, चेरा डायनेस्टी, होशियाल डायनेस्टी, है ना, पांड्याज, ये सब पहले से यहाँ पे स्ट्रांग बने हुए थे, ठीक है। और साथ में जो आपके डेक्कन के जितने भी सुल्तान थे वो विजयनगर एम्पायर को विजयनगर एम्पायर नहीं बोलते थे, वो बोलते थे कर्नाटक साम्राज्य, मतलब कर्नाटका का साम्राज्य, क्योंकि कर्नाटका के आसपास ही तो ये पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर एस्टैब्लिश है, इसीलिए, ठीक है। तो बहुत सारी वहाँ पे मंदिर है, जैसे कि बिधवेश्वर का टेम्पल है, उसके बाद बड़े बड़े गोपुरम, गेटवेज है, जो हम धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे ये टेम्पल का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, यहाँ पे राय का रोल्स और उसके बाद गजपतियों का रोल किस तरीके से होता था। राय को नरपति कहा जाता था, गजपति किसी और को कहा जाता था। और उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका उड़ीसा के लोगों को गजपति कहा जाता है ना, और लोगों के स्वामी को राय कहा जाता है। तो अशुपति, ये लोग दक्कन के सुल्तानों को अशुपति कहते थे। तो ऐसा अलग अलग इसके अंदर क्या कहते हैं दिखाने की कोशिश करी गई है, जो डिटेल में धीरे धीरे करके चैप्टर के आगे आता रहेगा और उस पार्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट था। आई होप दैट आपको गजपतियों के बारे में, आपको नरपति के बारे में और आपको अशुपति के बारे में ज़रूर पता होगा। डिटेल में पढ़ा है आपने, कमेंट करिएगा मुझे कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा बेटर लगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।